मथुरा में आज सुबह उस वक्त बवाल मच गया जब प्रसिद्ध संत बाबा चंद्रशेखर, जिसे लोग फरसा वाले बाबा के नाम से भी जानते थे, उनकी गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। बाबा के समर्थकों का कहना यह है कि यह हत्या है। उन्हें गो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर मार डाला। वहीं इस घटना के बाद इलाके में बवाल मच गया। गोरक्षक दल ने शव को हाईवे पर ही रखकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। उनका शव यहाँ गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी में शव रखकर यहाँ पर जाम लगाया गया है। इस दौरान भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद वहाँ लोगों से शांत रहने की अपील की गई। बैठ जाओ, बैठो सब शांति से, शांति से। इस दौरान हाईवे पर जाम लगने की वजह से इलाके में बवाल बढ़ गया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। वहीं बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलानी शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया और इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं फरसा बाबा की मौत पर पुलिस की थ्योरी को गोरक्षक मानने को तैयार नहीं है। दरअसल गोरक्षकों का कहना है कि यह हत्या है, जबकि पुलिस इसे एक एक्सीडेंट मान रही है। वहीं इस मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान हमले में घायल पुलिस वालों की तस्वीर भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की और पत्थरबाजों को धर्म विरोधी बताया। जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं। वहीं गोरक्षक आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं इनकाउंटर, तस्करों को इनकाउंटर करो। दरअसल पुलिस का मानना है कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। जब वो ट्रक रुकवाई तो ट्रक में किसी तरह का गौवंश नहीं था, क्योंकि ट्रक वहां पर रुकी हुई थी, कोहरा था सुबह के वक्त। दूसरी ट्रक जब वहां पर पहुंची और उसने उस ट्रक को टक्कर मारी और इसी टक्कर में बाबा की मौत हो गई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर उपद्रवियों से निपटने के लिए देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई और कई एहतियाती कदम भी उठाए गए। लेकिन ये बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गई है, खासतौर से दिल्ली के उत्तम नगर में की गई कड़ी सुरक्षा, जिसके निर्देश किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने होली पर हुए तरुण हत्याकांड के बाद जारी तनाव को देखते हुए ईद से लेकर रामनवमी तक के लिए सुरक्षा निर्देश दिए हैं, ताकि ईद पर उपद्रवियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इस पर बैरिस्टर साहब भड़क उठे। 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं। हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, RSS, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मसाए मुश्किलात, इन हालात से मायूस नहीं होना। जबकि दिल्ली पुलिस का एक्शन दोनों ही समुदाय के बीच टकराहट को रोकने के लिए है, सबकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स को ये ईद की खुशियों में खलल की तरह लग रहा है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाला दांव चरम पर नजर आने लगा है। जहां ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी नमाजियों के बीच पहुंची और एक बार फिर SIR के मुद्दे पर ECI और बीजेपी को घेरने लगी। फिर क्या था? इसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी जा पहुंचे कालीबाड़ी। और पश्चिम बंगाल में ईद जैसा त्योहार भी सियासी हो उठा, क्योंकि मुस्लिम वोटर परंपरागत तौर पर TMC के कोर वोटर माने जाते हैं। तो ईद के बहाने ममता बनर्जी उन्हें साधने जा पहुंची और वहीं से SIR का मुद्दा भी उठा दिया। बीजेपी को तो मानो इसी का इंतजार था। शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए, कालीबाड़ी और सनातनी उद्घोष करने लगे। आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, ये सब डिक्टेटर है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा डिक्टेटर है, आपका सरकार है। पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा। देखते हैं ममता बनर्जी शुभेंदु के इस मुंह पर अगला कदम क्या उठाती हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में भले ही ईद धूमधाम से मनाई गई, लेकिन राजधानी पटना में ईद एक बार फिर सियासी नजर आई। जहां के गांधी मैदान में मौजूद ईदगाह पर इस बार नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन निशांत की मौजूदगी सियासी हलकों में चर्चा का विषय जरूर बन गई। निशांत पहुंचे तो थे मुस्लिम समाज को ईद की बधाई देने,
लेकिन निशांत के साथ मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू के कई नेताओं की मौजूदगी ने एक साथ कई संदेश दे दिए। और सबसे बढ़कर निशांत ने टोपी भी पहनी तो कंधे पर इस्लामी स्टोल भी रखा। करीब 2 दशकों में ये पहली बार था जब नीतीश यहाँ नहीं पहुंचे और अपने बदले निशांत को भेजा। मैं अपनी तरफ से पिताजी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से सभी देशवासियों को, बिहारवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर जेडीयू ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पहला, जेडीयू मुस्लिमों का ख्याल पहले की तरह करती रहेगी और उसे टोपी से परहेज नहीं है। दूसरा, निशांत सिर्फ एमएलसी या मंत्री नहीं बनने जा रहे बल्कि पार्टी की बागडोर भी उनके पास होगी। तीसरा, भले ही बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाने जा रही है लेकिन जेडीयू को चूका हुआ न मान बैठे। दरअसल नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर थे तो उनकी जगह निशांत ने ये परंपरा निभाई। दिल्ली के उत्तम नगर में आज ईद की रौनक तो दिखी लेकिन इसी के साथ पुलिस का सख्त पहरा भी रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि उत्तम नगर की स्थिति किसी भी हालत में खराब मोड़ न ले और शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रखी जाए। हर मोड़ पर पुलिस है, हर गली में जवान तैनात हैं, मस्जिद के आसपास तो चप्पे चप्पे पर निगरानी है। ये सिर्फ त्योहार की तैयारी नहीं बल्कि एक संवेदनशील हालात को संभालने की कोशिश भी है। उत्तम नगर होली हत्याकांड के संबंध में सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट फैलाए जा रहे थे। ऐसी 128 सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हर जगह पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर रखी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग हैं। अगर कोई भी इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा और प्रिवेंटिव अरेस्ट जो है वो भी डालने की कोशिश करें अगर कोई भी किसी तरह का जो है वीडियो वायरल करता है शांति भंग करने की। उत्तम नगर में तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। करीब 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किए गए हैं। करीब 400 सीआरपीएफ जवान तैनात है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किए हैं। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई। जहां पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जुटी है और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों से जब जी मीडिया ने बात की तो उनका कहना है कि दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के युवक की मौत के बाद वो विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। मैं अपने भाई तरुण खटीक को न्याय दिलाने आया हूँ। उत्तम नगर में तरुण की मौत के बाद आज बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की। माहौल जो है इस समय गर्मा गया है। आपको बता दें स्थिति जो है वो अलग ही इस समय बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हालांकि हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और पुलिस पहले से ही स्थिति पर नजर बनाए हुए थी ताकि माहौल तनावपूर्ण न हो सके। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को डिटेन भी किया जिससे साफ है कि किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ईद के मौके पर जहां देश भर में खुशियों का माहौल रहा तो वहीं कुछ जगहों पर एक अलग तस्वीर भी सामने आई। देश भर के मुसलमान 2 धड़ों में बटे नजर आए। कहीं काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया तो कहीं साफ किनारा कर लिया, जिसकी वजह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई है। कहीं ये विरोध ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत को लेकर जताया गया, नारेबाजी की गई तो कहीं ईरान के समर्थन में काली पट्टी बांधने से इनकार किया गया। दिल्ली से लेकर यूपी राजस्थान तक कई जगहों पर शिया समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध जताया। वहीं यूपी के संभल से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई, जहां सुन्नी मुस्लिमों ने ईरान के समर्थन से दूरी बना ली। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम तो इंडिया की बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा। सुकून के साथ सब लोग आए, अपनी इबादत की, नमाज अदा की और हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करके सब लोग खुशी खुशी रवाना हो गए। यानी एक ही मौके पर 2 अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ दूरी। ईद के दिन ये फर्क अब चर्चा का विषय बन गया है।
बदनाम बाबाओं की लिस्ट में एक और बाबा का नाम सामने आ गया है, जो अपने भक्तों को तो आध्यात्मिक ज्ञान देता, लेकिन खुद ऐसे कुकर्मों में डूबा हुआ था कि उसके वीडियो देख अब उसके भक्त हैरान हैं। महाराष्ट्र के नासिक का यह आध्यात्मिक गुरु अब सलाखों के पीछे है। अपनी चमक दमक और लच्छेदार बातों से बड़े बड़े लोगों को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाने वाले ये है नासिक का कथित आध्यात्मिक गुरु भोंदू बाबा, जिसके आडंबर और आलीशान जिंदगी को देख कई रसूखदार महिलाएं भी उसके चंगुल में जा फंसी थी। आरोप है कि इसने महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, यौन शोषण किया और वीडियो भी बनवाए। पुलिस ने भोंदू बाबा के ठिकाने से पेन ड्राइव बरामद की, जिसमें महिलाओं के साथ भोंदू बाबा की 58 अश्लील वीडियो मिली। जानकारी के मुताबिक महिला का यौन शोषण से पहले रस्में निभाता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब तक इस बाबा के खिलाफ 3 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले इस भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात ने ब्लैकमेलिंग से उगाहे पैसे को रियल एस्टेट में लगाता था। अब पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का बताया जा रहा है। जरूरी है अब SIT इस सभी की जांच करे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम लेकर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तैनात डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सीएम भगवंत मान ने बड़ा एक्शन लिया। इस घटना का पता चलते ही सीएम भगवंत मान ने मंत्री भुल्लर से इस्तीफा ले लिया। मामले की जांच चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा को सौंप दी गई है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ इस्तीफा ले लिया। मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर आरोप है कि जब पॉलिसी के हिसाब में भुल्लर के पिता को टेंडर नहीं मिला तो उन्होंने घर बुलाकर डीएम गगनदीप सिंह रंधावा से मारपीट की। पत्नी बच्चों को गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी दी, जिससे तंग आकर गगनदीप ने सुसाइड कर लिया। वहीं रंधावा के परिवार ने भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की और ऐसा न होने तक अस्पताल में डेड बॉडी नहीं उठाने का ऐलान किया। अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल पंजाब में हर किसी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी लोगों ने गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगा रखी है। बार बार समझाने के बावजूद लोग अभी भी अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। घंटों तक सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं। ये देखिए हरियाणा के हांसी का हाल। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ होने से हंगामा हुआ। अफरा तफरी को रोकने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। लोग 3 दिन से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रही। वहीं कमर्शियल गैस की बात करें तो गैस एजेंसियों पर पिछले 25 दिनों से उपलब्ध नहीं है। होटल मालिक चक्कर काट कर परेशान हैं। वहीं उत्तरकाशी में लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से सिलेंडरों के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें गैस नहीं मिली। आज लंबे समय बाद एक LPG सिलेंडर का ट्रक आया है, लेकिन भीड़ इतनी है कि सभी को गैस मिलना मुश्किल है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा और कारोबारी संकट भयावह हो चला है। भारत में भी लोग LPG को लेकर पैनिक हो चले थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत पर अभी उतना असर नहीं पड़ा है जैसी आशंका जताई जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में किया। उत्तराखंड के नैनीताल में इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने लोगों से मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर खुलकर चर्चा की। दुनिया में युद्ध चल रहा है, हो सकता है यहाँ ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहाँ खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। राजनाथ सिंह ने यह दावा यूं ही नहीं किया। युद्ध के बीच जहां भारत के टैंकर हॉर्मूज पार कर पहुंचे, वहीं तेल खरीदने के दूसरे विकल्प भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। अपराधी के खिलाफ एक्शन की वजह से वो अब रहम की गुहार लगा रहे हैं। ऐसी तस्वीर जौनपुर से आई, जहां शराब के नशे में 2 युवकों ने फायरिंग की। फिर क्या था, अपराधियों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूटी और आरोपी को हाफ एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया। आरोपियों के पास से पुलिस को अवैध हथियार भी बरामद हुए। दरअसल अपराधी यूपी में योगी की वार्निंग भूल जाते हैं। लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा।
और फिर अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें पुलिस पीतल वाली गर्मी देती है। वहीं मिराजपुर में पुलिस ने गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी की तलाश थी, लेकिन जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा तो फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाया। वहीं फर्रुखाबाद और बुलंदशहर में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक लुटेरे और एक हत्या के आरोप में फरार आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार आरोपी हारिश अली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नीट परीक्षा की तैयारी के दौरान आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में आया था। यही नहीं, आरोप है कि वो नाबालिगों को जिहाद के नाम पर बरगला रहा था और अपने नेटवर्क को फैलाने की साजिश में जुटा था। आरोपी पढ़ाई की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आतंकी विचारधारा फैला रहा था। पढ़ाई के दौरान वो ISIS हैंडलर के संपर्क में आ गया था। नाबालिग की एक टीम बनाने की भी तैयारी कर ली थी, जिसे लेकर ISIS हैंडलर ने उसे दिशा निर्देश भी दिए थे। नाबालिगों को टीम में रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर नाबालिग पकड़े जाते तो उनकी सजा के मामले में बाध्यता होती। ऐसे में जल्द ही वो रेडिकलाइज भी हो जाते। और यही वजह है कि हारिश ने कई नाबालिगों को टारगेट पर रखा हुआ था, जिन्हें इस्लाम के नाम पर बरगलाया जा रहा था। जांच में क्रिप्टोकरेंसी फंडिंग और बड़े नेटवर्क के सुराग मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने और इस गैंग में एक्टिव मेंबर की भी तलाश। देश के कई हिस्सों में अपना नेटवर्क फैला चुका लॉरेंस गैंग अब मध्य प्रदेश में भी एक्टिव हो गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल के एक समाज सेवी और कारोबारी से 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई, लेकिन सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि कई शहरों में उनकी धमक सुनाई दी है। लॉरेंस गैंग की तरफ से भोपाल के साथ ही इंदौर, अशोकनगर और खरगोन में भी कारोबारियों को फिरौती देने या अंजाम भुगतने के लिए फोन आ चुके हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजधानी भोपाल के कारोबारी और समाज सेवी गौरव जैन को व्हाट्सएप कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दी। फोन करने वाले ने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया और एक नहीं बल्कि 2 बार कॉल किया और आखिरी कॉल में जान से मारने की धमकी दे दी। भोपाल के कारोबारी से फिरौती के तौर पर 10 करोड़ की मांग की गई है, जबकि इंदौर में कारोबारी से 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। वहीं खरगोन में 15 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर एक कारोबारी के घर पर फायरिंग की घटना भी सामने आ चुकी है। हालांकि अभी तक फिरौती से जुड़े इन मामलों से लॉरेंस गैंग की तरफ से पुष्टि नहीं हुई। फिर भी पुलिस लॉरेंस गैंग या फिर उसके नाम पर वसूली का धंधा कर रहे अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के गुमला में धर्मांतरण को लेकर एक मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर उन्हें थाने ले गई। आरोप यह है कि महिलाएं घर घर जाकर लोगों से किसी भी बीमारी से मुक्ति के लिए एक धार्मिक सभा में शामिल होने का दबाव बना रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। गांव वालों का आरोप है कि ये महिलाएं यहां गरीबों को बरगला कर उन्हें झांसे में लेकर उन्हें एक धार्मिक सभा में शामिल होने की बात कह रही थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां पहुंचकर महिलाओं से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी महिलाओं को हिरासत में ले लिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से गैंगस्टर्स और अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों के सप्लायर को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार और नकदी भी मिली है। दिल्ली पुलिस ने बदमाशों के एक ऐसे गैंग को दबोचा है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करता था। 48 घंटे तक चले ऑपरेशन में 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान टिल्लू गैंग के सक्रिय सदस्य को भी पकड़ा है। इसके घर से हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद की गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की दूसरी टीम ने हथियारों के सप्लायर को भी पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की सप्लाई होने वाली है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और गिरफ्तारी की गई। ये अपने साथ 6 फायर आर्म्स लेके और लगभग 26 लाइव राउंड्स के साथ एक सप्लाई देने के लिए एरिया में आ रहे थे, तो उसको सक्सेसफुली कैच करके आर्म्स के साथ उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल, 20 मोबाइल फोन, 20 लाख कैश, 1 करोड़ की कीमत का सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 10 हथियार, 45 जिंदा कारतूस, 5 मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जब्त की है।